Welcome back to our channel. Today we are going to cover the topic which is known as parliamentary privileges. Along with this, we are going to cover the counter privilege motion and privilege breach motion. Let's start the topic. कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं वो या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं या एमएलएस को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्या होते हैं वो भी जानते हैं। स्पेशल राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती है और एग्जम्पशंस होता है जो वो इन्जॉय करते हैं इंडिविजुअल मेंबर पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबली के। साथ ही क्या होता है, कलेक्ट बाई ईच हाउस, और दोनों हाउस में उनको कैसे मिलता है, ये कलेक्टिवली मिलता है, मतलब सबको ही मिलता है। दे आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस, वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पहली बात इंडिपेंडेंस को, उनकी अथॉरिटी को और डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट प्लेसिंग मेंबर्स अबव द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, मतलब उनको बाकी पीपल से अलग ट्रीट करने के लिए एमपीज़ और एमएलएज को, बिकॉज वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उनको क्या दी गई है, कुछ इम्यूनिटी दी गई है। नाउ इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 194 में। तो गवर्न द पावर्स प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी, इसकी कमेटी और मेंबर्स को क्या मिलती है भाई, इम्यूनिटी मिलती है। याद रखना इस बात को। आर्टिकल 194 बात करता है, आर्टिकल 105 अप्लाइंग आइडेंटिकली टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ये बात कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ये बात कर रहा है किसके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ब्रिटिश कनेक्शन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 1053 ओरिजिनली स्टेटेड दैट प्रिविलेज वुड बी इक्वलेंट टू दोज द हाउस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, किसके बराबर होगा, जो ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स है उनके बराबर क्या होंगी, उसकी इम्यूनिटी होंगी। कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से क्या होगा, चालू होगा। इस बात को एप्लीकेबल करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में, टू इक्वेट, बराबर करने के लिए, डेम टू द दोज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द अमेंडमेंट इनेक्टेड, जो अमेंडमेंट इनेक्ट हुआ था उसके ड्यूरेशन पे 1978 में उनको लागू करने के लिए, उन इम्यूनिटीज़ और प्रोविजंस को लागू करने के लिए इसको क्या किया गया था, अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। की प्रोविजंस और कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कहाँ दी गई है, 105 सब क्लॉज 2 में। इस बात को याद रखना है कि आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज 2 में इम्यूनिटी दी गई है कि वो जो पार्लियामेंट में बोलेंगे वो किसी भी कोर्ट में क्या नहीं होगा, प्रोसीड नहीं हो सकता है, उस पर कोर्ट हियरिंग नहीं हो सकती है। गारंटेड राइट अंडर आर्टिकल 105(2) subjected to the constitutional provisions and rule of procedure. Members cannot face civil or criminal proceedings in any court. किस बारे में, anything said or voted inside the parliament or its committee, किसी भी पार्लियामेंट की कमेटी या फिर पार्लियामेंट में दिए गए किसी भी भाषण के बारे में और वोट के बारे में, उन पर क्या नहीं हो सकती है भाई, कोई भी कार्रवाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। री इन्फोर्स्ड बाई सुप्रीम कोर्ट इन सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस में, उसको क्या किया गया था, री इन्फोर्स किया गया था। अब इसको अगर री इन्फोर्स किया गया था तो इसको वॉयलेट कहाँ किया गया था, मतलब इस पर ज्यूरी कहाँ बैठी थी, तो इस पर ज्यूरी बैठी थी 1998 में। वो केस था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का जो केस था, उसमें ब्राइबरी के मैटर पर, किस पर, ब्राइबरी के मैटर पर क्या हुआ था, ज्यूरिडिक्शन हो गया था। उस इम्यूनिटी को वापस रिस्टोर कब किया गया था, 2024 में किया गया था। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट से फ्रीडम मिलती है किस केस में, सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर में। याद रखना, सिविल मैटर में क्या मिलेगी, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, वो भी कब, जब सेशन हो, पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं ना, 3 मानसून सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन, उस ड्यूरेशन में उनको क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना तो 40 दिन पहले और ना 40 दिन बाद, और ड्यूरिंग द सेशन भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यही बात कहाँ की गई है, यहाँ की गई है कि इम्यूनिटी ऑफ द सिविल अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन फॉर 40 days बिफोर एंड आफ्टर डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल चार्जेस। याद रखना, वो एग्जामिनर जो है वो आपको गुमराह करेगा, कैसे घुमाने की कोशिश करेगा कि क्या ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में हो सकता है, तो हमें घूमना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ पे कंफर्म रहना है कि हाँ सिविल मैटर्स में ही ये काम होता है, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता। फिर बात करते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम द ज्यूरी सर्विसेज, वो कहीं ज्यूरर नहीं हो सकते हैं। मतलब ज्यूरर का मतलब क्या होता है, याद रखना इस बात को भी, ज्यूरी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यायपीठ कहते हैं, ठीक है, उसका वो सदस्य नहीं होगा ड्यूरिंग द सेशन। तो मेंबर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अटेंडिंग एज ए ज्यूरर वाइल द हाउस इन द सेशन, जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का तो वो कहीं न्यायपीठ को शामिल नहीं हो सकते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें तो पब्लिकेशन का राइट्स है उनके पास, राइट टू पब्लिश, डिबेट, रिपोर्ट, प्रोसीडिंग्स एंड टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन।
हमने अभी इस चीज़ को भी देखा था कि लोकसभा में एक डिबेट चली थी, जो नरवणे जी की बुक थी उसको पब्लिश और उसको कोट करते हुए राहुल गांधी जी कुछ कह रहे थे, उसको हमने जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने क्या कहा, नहीं आप इसको कोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, अनऑथोराइज थी, वो पब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है। एक्सक्लूजन की बात करें तो स्ट्रेंजर्स से है, राइट टू एक्सक्लूड आउटसाइडर, नॉन मेंबर्स जो हैं उनको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द हाउस ड्यूरिंग द सीक्रेट सिटिंग। जब सीक्रेट सिटिंग होगी तो नॉन मेंबर्स जो हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स जो नहीं हैं, एमपीज जो नहीं हैं, उनको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरनल रेगुलेशन की, राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंटली, उनको क्या किया जाएगा, इंडिपेंडेंटली मूव किया जाएगा सेशन में। कैसे, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 बात करता है किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर में, और 112 बात करता है पार्लियामेंट में। प्यूनिटिव अथॉरिटी है, कैसे, राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा किस चीज़ के लिए, अगर उन्होंने प्रिविलेज ब्रीच किया है और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस किया है। पावर्स के बारे में बात करें तो प्यूनिटिव ज्यूरिडिक्शन होता है, ईच हाउस एक्ट एज गार्जियन ऑफ इट्स ऑन प्रिविलेजेस, हर हाउस चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो वो खुद में ही क्या है, गार्जियन है किसका, अपनी प्रोसीडिंग्स का। पावर इंक्लूड्स एडोमिनेशन, रिप्रीमेंड, सस्पेंशन फ्रॉम द हाउस और इम्प्रिजनमेंट, कमिटमेंट फॉर द कंटेम्प्ट, इस सब से उनको क्या मिल जाएगी, सस्पेंशन वगैरह से इंक्लूड इम्यूनिटी मिलती रहेगी। तो ये पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज के पास है। जुडिशियल रिव्यू से भी उन्होंने क्या है, इम्यूनिटी है। कैसे है, वाइल इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल स्क्रूनिटी, कैसे, आर्टिकल 122 में क्या है भाई, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से बाहर हैं। कोर्ट प्रोसेस द अथॉरिटी टू एग्जामिन वेदर ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस और प्रोसीजर सफ़र फ्रॉम लीगलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट चेक कर सकता है कि क्या जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो सफ़र कर रहा है किस चीज़ से, इलीगलिटी से कि इलीगल है, दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस चीज़ को भी कोर्ट क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। याद रखना इस बात को भी। प्रिविलेज ब्रीच नोटिस के बारे में बात करते हैं, अब दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने क्या देख लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और प्रिविलेजेस कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, कैसे कैसे उनका एप्लीकेशन होता है। अभी बात करेंगे प्रिविलेज ब्रीच मोशन और नोटिस के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि जितेंद्र सिंह ने कुछ वर्ड्स को डिपिक्ट किया और उस बिहाव पर उनके जो है उनके ऊपर प्रिविलेज ब्रीच मोशन पास किया गया। उन्होंने फिर क्या किया, काउंटर प्रिविलेज मोशन पास कर दिया। मतलब जैसे कि उन्होंने कोई भाषण दिया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट्री जो अपोजिशन है उसने कहा ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया जा रहा है। फिर उधर दूसरी साइड से क्या हो गया, क्रॉस जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन ब्रीच मोशन क्या कर दिया, पास कर दिया गया। जानते हैं कैसे हुआ ये, डेफिनेशन क्या है इसकी। पहली बात तो व्हेन ए स्पेसिफिक राइट इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर, सिंगल मेंबर की और कलेक्टिव हाउस इज डिसरिगार्डेड, कर्टेल्ड, वायलेटेड बाय एनी पर्सन, अथॉरिटी और मेंबर, द ऑफेंस इज टर्म्ड ए ब्रीच प्रिविलेज। मतलब कि इम्यूनिटी जो है किसी की या फिर कोई स्पेसिफिक राइट है किसी इंडिविजुअल का हो, कलेक्टिव हाउस का हो, वो क्या किया गया हो, डिसरिगार्ड किया गया हो, कर्टेल किया हुआ या वायलेट किया गया हो, और किया गया किसके द्वारा हो, किसी भी पर्सन के द्वारा किया गया हो, अथॉरिटी के द्वारा किया गया और मेंबर के द्वारा किया गया, तो उसको ऑफेंस किस तरह का माना जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। इफ द एक्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द हाउस विदाउट वायलेटिंग ए स्पेसिफिक प्रिविलेज, इट इज़ क्लासिफाइड एज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अगर उसको प्रिविलेज ब्रीच नहीं माना जा रहा है तो फिर उसको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या किया जाएगा, उसे मार्क किया जाएगा। दोनों चीज़ अलग अलग होगी, समझ में आ गई होगी। नाउ प्रोसीजरल रूल्स कहाँ हैं, वो है कहाँ पर, कहाँ मेंशन किए गए हैं, तो उनको लोकसभा के लिए प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल लोकसभा और राज्यसभा के लिए राज्यसभा रूल्स में मेंशन किया गया है। तो गवर्न बाई रूल नंबर 222 222 में कहाँ, लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिस तरह से लोकसभा रन होती है, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग रन होती है, उसके बिजनेस एडवाइजरी बिजनेस रूल्स कमेटी में या फिर बिजनेस रूल बुक में कहाँ दिया गया है, रूल नंबर 222 में दिया गया है। और रूल नंबर 187 में राज्यसभा के लिए भी सेम रूल दिया गया है, याद रखना इस बात को भी। बात करते हैं प्रोविज़न और ग्राउंड फॉर नोटिस की। कॉमन ग्राउंड्स के लिए बात करते हैं, पहला हो मिसलीड स्टेटमेंट हो, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया गया हो जो हाउस को क्या करे, मिसलीड करे। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, मतलब ड्यूटीज़ जो है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की
वो अपनी उसकी ड्यूटीज़ को करने से उसे क्या किया जाए, रोका जाए। डिस्टॉर्ट पब्लिकेशन मतलब वो पब्लिकेशन जो डिफेमेटरी हो या फिर डिस्टॉर्टेड हो, उनको प्रोसीडिंग्स में क्या किया जाए, अकाउंट किया जाए। फिर एक है कमेटी कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ब्रीच किया जाए किसको, कॉन्फिडेंशियलिटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स को, मतलब जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए उनको भी क्या किया गया है, आउट कर दिया गया है। यहाँ बात करें तो मिसलीडिंग द हाउस और विद होल्डिंग मटेरियल फैक्ट्स बाई ए मिनिस्टर, कुछ ऐसे मिसलीडिंग फैक्ट्स को क्या किया गया है, पार्लियामेंट में कोट किया गया। सेंशरिंग, थ्रेटनिंग, असॉल्टिंग और एब्स्ट्रक्टिंग एन एमपी एग्जीक्यूटिंग लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़, किसी भी एमपी को अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने से क्या किया जाए, सेंसर किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है और ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। डिस्टॉर्टेड पब्लिकेशन किया जा रहा है, मतलब पब्लिशिंग डिस्टॉर्टेड, डिफेमेटरी एंड प्रीमेच्योर अकाउंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में ये जो डिस्टॉर्टेड, डिफेमेटरी और प्रीमेच्योर अकाउंट्स हैं उनको क्या दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। पावर और प्रोसेस की अगर बात करें तो नोटिस होता है, सबमिशन का कैसे होता है, ए मेंबर मस्ट सबमिट ए रिटर्न नोटिस टू द सेक्रेटरी जनरल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटिंग ऑन द डेज ऑफ द मैटर अराइज, जिस दिन मैटर अराइज हुआ था उस रिगार्डिंग वो कहाँ अपना सबमिशन दे, इस बात के लिए रिटर्न नोटिस दे, सेक्रेटरी जनरल को दे। फिर बात करते हैं कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इस पर कंसेंट किसकी चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट चाहिए होती है। द स्पीकर लोकसभा एंड द चेयरमैन राज्यसभा एग्जामिन द नोटिस फर्स्ट, वो पहले उस नोटिस को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट इज द कंसेंट ऑफ द चेयर, मतलब इस चीज़ पर पूरी निर्भरता होगी कि कंसेंट करता है चेयर या फिर नहीं करता है। राज्यसभा में है तो चेयरमैन और लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर उस पर कंसेंट करते हैं या नहीं करते हैं। फिर स्टेटमेंट बाय द मेंबर, वो स्टेटमेंट क्या देगा, इफ़ कंसेंट इज ग्रांटेड, अगर कंसेंट ग्रांट हो गई है, द स्पीकर एंड द चेयरमैन कॉल द मेंबर्स ड्यूरिंग द डेजिग्नेटेड आवर्स, मतलब दोनों अपने हिसाब से क्या देंगे, टाइम देंगे जहां मेंबर्स को क्या होना, आना होगा। हु देन रीड ए ब्रीफ स्टेटमेंट, जब उस क्या किया जाएगा, उस स्टेटमेंट को ब्रीफली रीड किया जाएगा। डिस्पोजल के ऑप्शन क्या है भाई, उसके समरी रिजेक्शन हो सकता है, द चेयर में रूल इट आउट, वो उसको बाहर कैसे कर सकते हैं, सबमिट कैसे नहीं मान सकते हैं। लैक मेरिट हो, मतलब वो जिस मेरिट पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए, उसको ग्रांट किया जाना चाहिए, उस मेरिट पर वो नहीं है जो उन्होंने क्या सबमिट किया, नोटिस सबमिट किया है वो। फिर बात करते हैं एक्सप्लेनेशन है और अपॉलॉजी है। द चेयर में आस्क कंसर्न मिनिस्टर और पर्सन टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन और अपॉलॉजी क्लोजिंग द मैटर, वो जो दूसरा मैटर है, जो दूसरा पर्सन है जिसके खिलाफ, दूसरे एमपी के खिलाफ वो मोशन लाया गया है या फिर वो नोटिस लाया गया, उससे अपॉलॉजी और एक्सप्लेनेशन की कही जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज कर दिया जाएगा मैटर को। कमेटी को रेफर किया जाए, ये भी हो सकता है उसका, द चेयर में रेफर द मैटर टू द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर डिटेल्ड इंक्वायरी और रिपोर्ट। ये तीन इसके क्या हो सकते हैं, डिस्पोजल के ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं काउंटर प्रिविलेज नोटिस की। तो एक काउंटर प्रिविलेज नोटिस इज ए प्रोसीजरल डिफेंस, किसके, मान लेते हैं ए ने बी के खिलाफ क्या किया है भाई, प्रिविलेज ब्रीच मोशन क्या किया है, नोटिस सर्व किया है। तो अब काउंटर कैसे किया जाएगा, ये जो बी है वो कैसे काउंटर कर सकता है इस चीज़ को, उसके बारे में प्रोसीजर दिया गया है कि काउंटर प्रिविलेज नोटिस कैसे होता है। तो काउंटर प्रिविलेज नोटिस इज ए प्रोसीजरल डिफेंस मैकेनिज्म है फाइल्ड बाय एन एक्यूज्ड मेंबर, इस बी के लिए और मिनिस्टर के लिए, एक्सटर्नल एंटिटी अगेंस्ट हुम, जिसके खिलाफ क्या किया गया, ओरिजिनल ब्रीच प्रिविलेज मोशन और नोटिस क्या किया गया हो, एडमिट किया गया हो, वो बी के खिलाफ किया गया, तो बी के खिलाफ, बी के पास क्या है, ये एक मैकेनिज्म है अपने डिफेंस के लिए। लीगल बायस की बात करें तो रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि भाई पूरा न्याय कब होगा, मतलब फुल जस्टिस कब प्रोवाइड होगा, जब सामने वाले की भी हम सुने, उसको भी डिफेंस का मौका दें, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑडी ऑर्ट्रेम पार्टेम। द राइट टू फेयर हियरिंग, उसकी भी तो सुनी जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। एंड ऑपरेशनलाइज थ्रू पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, और ये किससे ऑपरेशनलाइज होता है भाई, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, प्रेसिडेंट से, एंड स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स, जो कौन इशू करके देगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू करके देगा अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और वो किसके बिहाफ पर और किस पावर से देगा, रूल ऑफ प्रोसीजर के बिहाफ पर दिया जाएगा। क्लियर है बात, आगे चले। फिर आता है डिफेंसिव ग्राउंड, क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है मैलाफाइड इंटेंट हो सकता है, असर्टिंग दैट द ओरिजिनल प्रिविलेज मोशन इज एन एब्यूज ऑफ पार्लियामेंट्री डिवाइस, कि जो ओरिजिनल प्रिविलेज था, जो पहला प्रिविलेज ए ने बी के खिलाफ फाइल किया था, ठीक है, वो प्रिविलेज मोशन क्या है, एक अब्यूज़ है पार्लियामेंट्री डिवाइस के सामने। और क्या किया गया है, इंटेंडेड टू स्टिफल लेजिटिमेट पॉलिटिकल अपोजिशन और डिबेट, और वो किस
इंटेंट से किया गया है, इस इंटेंट से किया गया है कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको क्या किया जाए, रोक दिया जाए या दबा दिया। स्टिफल का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना या समाप्त कर देना। इस बिहाफ पर उसको सबमिट किया गया, किसने, ए ने जो सबमिट किया था बी के खिलाफ। तो ए का जो सबमिशन है मोशन का या फिर वो नोटिस का, वो किस लिए किया गया है भाई, ताकि इस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। फिर बात है फैक्चुअल रिबटल। ये किस बारे में बात करते हैं भाई, ये कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द स्टेटमेंट और रिकॉर्ड साइटेड इन द प्राइमरी मोशन वर फैक्चुअली करेक्ट। अब ये जो हैं खुद बी, ये जो बी है जिसके खिलाफ क्या आया था मोशन और नोटिस आया था, वो क्या प्रूफ कर दें कि जो मैंने फैक्ट, ये क्या साइट कर दें कि प्राइमरी मोशन में जो फैक्ट के बारे में गलत कहा गया है वो फैक्ट करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं और अनडिस्टॉर्टेड हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन। वो ये कह दें, ये प्रूफ कर दें कि भाई मैंने जो फैक्ट सबमिट किए हैं वो कैसे हैं, सही हैं, गलत नहीं है। तो क्या हो गया, डिफेंसिव हो गया मामला। अगली बात करें तो रेसिप्रोकल ब्रीच के भी बारे में बात कर सकते हैं। क्लेमिंग दैट द फ्रेमिंग, लीकिंग, पब्लिसाइजिंग ऑफ द ओरिजिनल अनकंसेंटेड नोटिस बाय द मूवर, जो मूव किया था पहला ए ने बी के खिलाफ जो मूव किया था वो क्या है भाई, पहली बात इस चीज़ को क्लेम कर जाएं कि फ्रेम किया गया है, लीक किया गया है और पब्लिसाइज किया गया है। और वो कैसे किया गया है, हाउस के बाहर से किया गया है, मतलब आउटसाइड द हाउस कंस्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। कहने का मतलब क्या है कि एक तो उनकी कंसेंट नहीं है इस मैटर पर, ठीक है, और जिसने सबमिट किया है ए ने जो मोशन और जो नोटिस सर्व किया है, वो जो नोटिस उन्होंने सर्व किया है वो सदन के बाहर जो है उसका जो मूल नोटिस है, कौन सा, अनकंसेंटेड जो नोटिस है वो क्या किया गया है, लीक किया गया है और सार्वजनिक रूप से तैयार किया गया है। और किसके लिए, उसके खिलाफ किया गया है कि बी के खिलाफ, मतलब पहले से ही प्रिपेयर्ड था ये मैटर। तो ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट प्रिविलेज हो गया है, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिविलेज। और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट मेंबर, वो इसके खिलाफ क्या माना जाएगा, विशेष अधिकार जो है उसका स्वतंत्र उल्लंघन माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, ब्रीच माना जाएगा बी के किसको, अधिकार को। मतलब कि वो ये दावा कर रहा है कि जिसने ए ने जो नोटिस सर्व किया है अंदर, मोशन जो नोटिस प्रिविलेज का सर्व किया है, प्रिविलेज ब्रीच का, वो सदन के बाहर बनाया गया, मतलब सदन मतलब पार्लियामेंट के बाहर तैयार किया गया है, ठीक है, और उसको बिना सहमति के तैयार किया गया है। ये ऐसे नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर से और सपोर्ट लेकर मेजोरिटी से उसे सबमिट किया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ब्रीच हो गया है। तो तीन हमने क्या देखे, डिफेंसिव ग्राउंड देख ली। अब बात करते हैं पावर और प्रोसेसेस की। राइट ऑफ रिप्लाई एंड क्लैरिफिकेशन है पहली बात, वो क्लैरिफाई करे। व्हेन ए प्राइमरी नोटिस इज ब्रॉट अप, जब ए ने बी के खिलाफ नोटिस लाया है उसको हम प्राइमरी नोटिस कहते हैं, ठीक है। तो द रेस्पोंडेंट इज एक्सटेंडेड एन अपॉर्चुनिटी बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या कर सकता है, एक एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी प्रिसाइड ऑफिसर से ले सकता है। और द प्रिविलेज कमेटी टू सबमिट ए रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर एफिडेविट, वो क्या करने के लिए कि भाई मैं काउंटर एफिडेविट सर्व करना चाहता हूँ और दूसरा मैं रिटर्न स्टेटमेंट क्या करना चाहता हूँ, सबमिट करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या कर सकता है, वो एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी ले सकता है। दूसरा प्रिविलेज कमेटी एग्जामिनेशन होता है, वो कैसे होता है भाई, इफ़ द मैटर इज रेफर टू 15 मेंबर लोकसभा, अगर लोकसभा में प्रिविलेज ब्रीच हुआ है तो लोकसभा में कब 15 मेंबर की कमेटी को जाएगा, अगर राज्यसभा में हुआ है तो 10 मेंबर की कमेटी को जाएगा। द प्रिविलेजेस कमेटी, द रेस्पोंडेंट कैन फॉर्मली प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, वो क्या कर सकता है, रेस्पोंडेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है, समन एविडेंस दे सकता है और क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है किनको, फैक्ट को। आई बात समझ में। तो ये काम कौन करेगा, प्रिविलेज पार्लियामेंट, प्रिविलेज कमेटी एग्जामिनेशन होगा इसमें, मतलब प्रिविलेज कमेटी इसको चेक करेगी। फिर बात करते हैं एडजुडिकेशन बाय द हाउस, हाउस द्वारा कैसे इस पे एडजुडिकेशन किया जाएगा। द कमेटी ड्राफ्ट ए रिपोर्ट, कमेटी क्या करेगी, उस पर रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगी, इवेल्युएटिंग बोथ द प्राइमरी ब्रीच नोटिस एंड द काउंटर डिफेंस सबमिशन, दोनों को, ए ने जो सबमिट किया है उसको और बी ने जो काउंटर सबमिट किया है उसको, दोनों को क्या करेगी भाई, इवेल्युएट करेगी और रिपोर्ट बना के क्या करेगी, सबमिट करेगी। द रिपोर्ट इज लेड बिफोर द हाउस फॉर फाइनल डिबेट, एडॉप्शन और सेंशन और एक्सप्लोरेशन।
या तो क्या किया जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा, सेंशंस को डिबेट की जाएगी, या फिर उसको इग्नोर किया जाएगा। ये हमने पूरा इंसिडेंट क्या किया है, कवर किया है कि कैसे पार्लियामेंट्री ब्रीच नोटिस सर्व होता है, कैसे प्रिविलेजेस ब्रीच मोशन आता है, नोटिस आता है, कैसे उसके बिहाफ फॉर डिफेंसिव में काउंटर प्रिविलेज मोशन आता है, और क्या होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नोटिस का मैकेनिज़्म। आपको हमारे चैनल डिकोडेड एरकाना पर इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।